हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। चलो, तो पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दिया था और मैग्नेटिज्म पे कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे, कुछ टॉपिक भी पढ़े थे। जैसे पहले हम लोग पढ़े थे बायो-सावर्ट लॉ, वेस्टेड के एक्सपेरिमेंट, ये सब के बारे में पढ़े थे। फिर करंट अगर कोई स्ट्रेट वायर में फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसको पढ़ा था हमने। कुछ क्वेश्चन भी हमने लगाए थे, मैंने 2 क्वेश्चन दिए भी थे। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ लोग का आया भी होगा। चलो उन 2 क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, कुछ इस तरह का था। कोई ये पॉइंट P है, हाँ, पॉइंट P से इसका डिस्टेंस क्या D दिया है, हाँ, कुछ इस तरह से दिया है। अच्छा, ये है क्या, ये एंगल 30 दिया है और क्या ये एंगल टोटल 60 दिया है, बोलो। चलो, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। चलो देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या लगाएंगे। देखो पहले ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला हम क्या निकाले थे, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, याद है। चलो, इसमें I क्या था, जो करंट फ्लो कर रहा होगा। A क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से पॉइंट P का, यानी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये A हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये जो D है वो इसकी वैल्यू, ठीक है, A हो जाएगा। साइन फाई 1 क्या था, तो देखो ये पॉइंट P रहता था हमारा, वायर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, तो जो फाई 1 होता था वो A से ऊपर जो एंगल बनता था A, और वो लाइन जो एक एंड ऑफ वायर और P को मीट करती थी उनके बीच का, और जो दूसरा एंगल फाई 2 होता था वो कहाँ बनता था, A और वो लाइन जो दूसरा एंड वायर का और P को मीट करती थी उनके बीच में, ठीक है। एक एंगल A से ऊपर बनता था, एक एंगल A से नीचे बनता था। अब यहाँ देखते हैं फाई 1 और फाई 2 क्या है, ठीक है। बस फाई 1 फाई 2 पकड़ लोगे, क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। चलो पहले देखो फाई 1 क्या है, तो फाई 1 पता लगाने के लिए कौन कौन चीज़ें हमें ढूंढना पड़ेगा। पहला कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से उस पॉइंट P का, दूसरा एक एंड वायर का और उस पॉइंट P का जो है। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वायर का ये A है, और जो दूसरा एक एंड है वायर का और P, जो दोनों ज्वाइन करेंगे वो ये लाइन है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रही होगी वो हमारा होगा फाई 1। ये फाई 1 हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सॉरी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके ऊपर बनता है। तो देखो जो A है इसके ऊपर 60 डिग्री बन रहा है, और ये 60 डिग्री इस लाइन और इस लाइन के बीच में बन रहा है। तो क्लियर है, फाई 1 हमारा साफ दिख रहा है कि 60 हो जाएगा। चलो अब हमें फाई 2 ढूंढना है, और इसी में ट्विस्ट है, ठीक है। अब देखो फाई 2 क्या होता है, फाई 2 वो एंगल है जो A और दूसरा एंड वायर का जब P जब मीट करता है उनके बीच बनता है, और फाई 2 A से नीचे बनता है। यहाँ पे देखो एक एंड वायर का ये है, और ये जब पॉइंट P से मीट कराए तो ये लाइन मिली हमें, और A ये, इनके बीच का एंगल ये 30 डिग्री है, लेकिन ये A से ऊपर है और हमको A से नीचे चाहिए। तो A से नीचे चलो देखते हैं कैसे आएगा। देखो यहाँ से चले 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 और यहाँ के रुक गए। ये जो एंगल है ये हमारा फाई 2 होगा। देखो फाई 2 क्या होता है, फाई 2 A और उस लाइन के बीच का एंगल होता है जो एक एंड और वायर को जोड़ता है, और जो फाई 2 होता है वो हमेशा A से नीचे होगा। याद रखना, जब डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने फाई 2 क्या लिया था, A से नीचे लिया था, तो यहाँ भी हम फाई 2 A से नीचे ही ले रहे हैं, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा फाई 2। अब देखो यहाँ से ये टोटल अगर इस लाइन पे वापस आ जाए तो 360 हो जाएगा, पर हम यहीं पर आकर रुक गए, तो यहाँ तक का एंगल क्या हो गया, टोटल 360 और माइनस ये छोटा 30, तो फाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फाई 1 मिल गया, फाई 2 मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, A की वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखो D का ये कंपोनेंट जो होगा ये कॉस का होगा, क्योंकि थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस का होता है, तो A की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी D cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे A भी रख देना, तो A भी मिल गया, फाई 1 भी मिल गया, फाई 2 मिल गया, हमें आंसर मिल जाएगा B की वैल्यू। क्लियर है, ट्राई करना चाहिए था, जिन्होंने किया है बहुत अच्छा। ट्राई करोगे तब दिमाग खुलेगा, तब पता चलेगा क्या क्या कंसेप्ट है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करना, अब हो जाएगा, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरी लूप, ठीक है।
क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। मान लो हमारा ये एक लूप है, ठीक है, पूरा सर्कल तो नहीं बना सही से, मान लो ये हमारा एक लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, यहाँ भी करंट क्या होगा आई, यहाँ करंट क्या होगा आई 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 आई, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, पी पॉइंट है, इस पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो पता करेंगे, ये बताओ पी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा। चलो देखो, इस करंट की वजह से इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे आएगा, इस पे डायरेक्शन देखते हैं। तो देखो करंट की डायरेक्शन में थंब किया हमने, और जो फिंगर्स का टिप है वो पॉइंट की डायरेक्शन में किया, तो पाम क्या दिखा रहा है, अंदर की ओर दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर जो करंट है इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है। ये वाला देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा करंट है और ये हमारा पॉइंट पी है, तो फिर से क्या दिखा रहा है, इनवर्ड। फिर देखो ये हमारा करंट है, ये हमारा पॉइंट पी है, क्या दिखा रहा है, इनवर्ड पाम। फिर देखो ये हमारा करंट है, ये हमारा पॉइंट पी है, तो पाम किधर दिखा रहा है, इनवर्ड। मतलब इस लूप में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगा, बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, बायो-सावर्ट लॉ से आता है। वो क्या है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मान लेते हैं इस सर्कुलर रूप का जो रेडियस है वो है आर, ठीक है। अब देखो जो बायो-सावर्ट लॉ है वो पूरे लूप के लिए या पूरे वायर के लिए तो हम लगा नहीं सकते, एक करंट एलिमेंट के लिए लगाते हैं। तो एक छोटा डीएल एलिमेंट देखो हम काट रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया डीएल एलिमेंट। ये क्लियर हो रहा है, डीएल एलिमेंट के लिए होता है। एलिमेंटल करंट के लिए हमेशा बायो-सावर्ट लॉ लग सकता है, जैसे कूलॉम्ब लॉ पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, उसी तरह बायो-सावर्ट लॉ एलिमेंटल करंट के लिए लगता है, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो देखो मैंने एक करंट एलिमेंट काट लिया है डीएल, ठीक है। अब देखो बायो-सावर्ट लॉ में जो ये थीटा डिग्री बनता था वो कहाँ बनता था, वो डीएल और आर के बीच का जो होता था एंगल होता था। ये क्लियर है। अच्छा, डीएल की डायरेक्शन क्या मानते थे हम लोग, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही डीएल की डायरेक्शन होती है। तो देखो अगर डीएल हमने यहाँ काटा है तो यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन ये होगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है। अगर डीएल यहाँ काटता तब तो डीएल की डायरेक्शन ये होती क्योंकि उस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन यहाँ थी। अगर डीएल यहाँ काटता तो डीएल की डायरेक्शन कुछ यहाँ होती, अगर डीएल यहाँ काटता तो डीएल की डायरेक्शन, मतलब टेंजेंशियल है, इस लूप के टेंजेंशियल डायरेक्शन में है डीएल की डायरेक्शन। ये क्लियर हो रहा है तुम लोग को। तो ये बताओ, ये आर है हमारा, ये आर क्या होता था, जो डीएल और आर होता था, तो ये आर क्या होता था, ये आर होता था जो वायर है, करंट कैरिंग वायर है, वहाँ से जो पॉइंट पी है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उनके बीच का डिस्टेंस। तो देखो मान लो अगर ये डीएल एलिमेंट ही है तो डीएल एलिमेंट से ये पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ये आर है, और इस आर और डीएल के बीच का जो एंगल होता है वही थीटा होता है। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो चूंकि जो डीएल है वो इस लूप के टेंजेंशियल है, तो इस आर से वो कितना डिग्री एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। आपने पढ़ रखा होगा जो एक सर्कल होता है, जो सर्कल टेंजेंशियल होता है, तो सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो रेडियस से 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पर भी डीएल और आर एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। मतलब यहाँ से जो थीटा हमारा आ गया वो क्या आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है। तो ठीक है, तो अब डी बी क्या होगा फिर, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। चलो अब क्या करते हैं, हमको dB मिला है, अब हमको b चाहिए, तो हम क्या करते हैं, dB को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आओ देखो इधर इंटीग्रेट करते हैं। देखो तो जब dB को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट लूप तो हमें क्या मिलेगा। अब देखो
इंटीग्रेट करने पे म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आई भी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। आर क्या है? आर भी तो कांस्टेंट है। अगर डीएल यहाँ काटते तो हमें आर ये मिलता, तब भी जो ये आर होता है वो यही आर होता, क्योंकि रेडियस जो है चेंज होती नहीं है। डीएल यहाँ काटते तो भी हमको आर वही मिलता, अगर डीएल यहाँ काटते तो भी हमको आर वही मिलता, डीएल इधर काटते तो भी आर, मतलब आर जो है ये थ्रू आउट लूप कांस्टेंट है, आर भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आर भी बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ डीएल। अब देखो ये डीएल है, छोटा छोटा डीएल यहाँ काट दिया, छोटा 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 छोटा, ये सारे डीएल मिला 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 मिला, जब पूरा मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरा एक सरकमफ्रेंस मिलेगा सर्कल का। क्लियर हो रहा है? तो इंटीग्रेट करेंगे जब, तो देखो म्यू नॉट मैंने बाहर निकाला, 4 पाई बाहर निकाला, आई बाहर निकाला, डीएल अंदर रहेगा, आर स्क्वायर बाहर निकल गया। इंटीग्रेट किसको कर देंगे? सिर्फ डीएल को। अब तो यहाँ से हमें जो बी मिलेगा वो क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो जब डीएल को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पूरा जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सरकमफ्रेंस मिल जाएगा सर्कल का। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो ये आर और ये कट जाएगा, तो फाइनली हमें बी की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा देखो यहाँ पे पाई और ये पाई भी कट गया, ये 2 और 2 भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? चल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? देखो जब डीएल होगा तो ये टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल होगा तो ये आर जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से उसके 90 डिग्री पे बनेगा। जो थीटा होता है वो हमेशा डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ हम लोग को 90 डिग्री मिल गया। क्लियर है? उसके बाद देखो जो ये डीएल एलिमेंट हमने छोटा छोटा काटा है, जब सबको मिलाएंगे डीएल 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 ये पूरा सर्कल जब मिला के हम वापस यहाँ पहुँचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डीएल को इंटीग्रेट करने पे सरकमफ्रेंस मिलेगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्लियर है? चलो अगर मान लो कंप्लीट लूप के लिए हमें क्या मिल गया? बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे लूप जो हो सेमी सर्कुलर हो, ठीक है, आइए हमारा पॉइंट पी जो है इस पे निकाल लो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? फिर से वही करते हैं। मान लो इसमें करंट इसी तरह से आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वही करो, देखो क्या रिजल्ट आता है। तो देखो डी बी क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। मान लो इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने एक डीएल एलिमेंट काटा, ठीक है, तो इस डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? वही टेंजेंशियल होगी। क्लियर है? डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन। तो ये डीएल एलिमेंट और ये आर एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बना रहे हैं? यहाँ भी 90 डिग्री ही बनाएंगे। तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से डी बी हमें क्या मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है dB जो है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो देखो जब dB को हम इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट 4 पाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है, I कांस्टेंट है, R इसमें भी तो कांस्टेंट है। यहाँ से देखो डिस्टेंस तो भी आर, यहाँ से 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 डिस्टेंस तो भी आर। कहीं भी डीएल काटो वहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा आर होगी, क्योंकि आर रेडियस है सेमी सर्कुलर लूप का और रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आर भी कांस्टेंट है, उसको भी देखो बाहर कर दिया। तो अंदर क्या बचा? डीएल बचा। तो डीएल को इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमें b मिला। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो डीएल को देखो, जैसे हमने यहाँ छोटे छोटे एलिमेंट काटा, डीएल यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, जब पूरा डीएल हम छोटे छोटे लेकर यहाँ तक पहुँचेंगे, इंटीग्रेट करके जब पूरा निकालेंगे तो डीएल क्या हो जाएगा इंटीग्रेट होके? इसका सर्कमफ्रेंस ही तो होगा। और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पाई आर होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आर अपॉन आर स्क्वायर।
यहाँ से पाई पाई कट गया, आरी कट गया, तो हमें b क्या मिलेगा फाइनली, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान, अच्छा देखो आई यहाँ छोड़ दिया मैंने, हाँ तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4r। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे जब पूरा कंप्लीट लूप के लिए निकाला था तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r मिला था, तो जब सेमी सर्कुलर लूप के लिए निकाला तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4r है, तो दोनों में रिलेशन क्या है, इसका आधा ही तो आ रहा है ये, इसका हाफ करो, अगर इसका देखो हाफ जब करोगे तो तुमको यही तो मिलेगा, इसका मतलब जो कंप्लीट लूप होता है उसका जब लूप को हाफ करेंगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड वही हाफ हो जाती है। तो मान लो अगर मैं ये कहूं कि तुमसे मैं सिर्फ इस क्वाड्रेंट का पूछो तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस क्वाड्रेंट की वजह से क्या होगा, सर इसका आधा हो जाएगा, क्लियर है, या इसका 1/4 हो जाएगा सर, क्लियर है, निकाल के इसका दिखाना, निकालना घर पे इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो समझ में आ रहा है, चलो लिख लिए हो, चलो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन नहीं देखा हमने, चलो देख लेते हैं डायरेक्शन का क्या है। सर ये पॉइंट है P, ये करंट है I, मान लीजिए ये DL की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब देखो ये करंट I है और ये पॉइंट P है, करंट I है पॉइंट P है, करंट गई है, करंट I है, करंट गई है, करंट I है, चलो देखो ये करंट I है, ये पॉइंट P है, पाम किधर दिखा रहा है, इनवर्ट, मान लो यहाँ करंट ले लेते, सर हम यहाँ नहीं हम यहाँ लेंगे, यहीं ले लो, करंट I है पॉइंट P है, करंट I है पॉइंट P है, इनवर्ट, सर हम वहाँ पे नहीं लेंगे, सर हम यहाँ लेंगे, ले लो, देखो यार हाथ में कैसे मोड़ूं, देखो करंट I है पॉइंट P है, दिख रहा है, देखो देखो करंट I है पॉइंट P है, ये टिप हमारा P की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा हमारा, पाम किधर दिखा रहा है, सर हर जगह इन्वर्ट है, क्लियर है, डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, चलो क्वाड्रेंट का होमवर्क है, निकाल के देखना, ठीक है। अब चलो एक जनरल केस लेते हैं जिससे सब मिल जाएगा, ठीक है, देखो इससे नहीं बनाता हूँ मैं, फिगर बनाता हूँ, लाल पेन यूज करेंगे, हरा नहीं, सर फिगर लाल से बनाइए दिखता है, ज़्यादा बना दिया, ऐसे नहीं होगा यहाँ, ठीक है। अब देखो ये मान लो हमारा पॉइंट P है, ये एंगल बना रहा है थीटा डिग्री, इसमें करंट है I, ठीक है, और मान लो ये जो आर्क है ये L लेंथ का है, ठीक है। अब मान लो इस वायर की वजह से कर्व्ड है, ठीक है, आर्क बना रहा है ये, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो मान लो अगर हम इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, उसके बाद क्या है, थीटा को वेरी करते रहेंगे, हमें कंप्लीट लूप मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखो कैसे निकालते हैं, पहले देखो मैंने यहाँ पर DL एलिमेंट काट लिया, अच्छा देखो यहाँ से फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे कलर से दिखाऊंगा, सर लाल से नहीं हरा करिए, हरा 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 हर हर महादेव, देखो यार सीधा नहीं बन रहा है, सीधा बना लेते हैं, देखो मान लेते हैं यार है, अच्छा इस पॉइंट पे DL की जो डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में होती है, तो टेंजेंशियल होगी इस आर्क पे, ठीक है। तो ये DL और ये यार एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बना रहे होंगे, सर 90 डिग्री तो बना रहे होंगे, चलो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो मतलब यहाँ से हम क्या पाते हैं, सर थीटा 90 डिग्री आ गया, ठीक है। DB क्या होता है, सर DB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा 90 तो साइन 91, क्लियर है। सर थोड़ा साफ लिखिए, हाँ हाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया DL, इतना साफ तो हमने अपनी कॉपी में नहीं लिखा।
ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं डी बी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो जब मैं डी बी को इंटीग्रेट करूँगा, मैं इधर लिख दूँ, चलेगा बच्चों? तो देखो जब मैं डी बी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर क्या है, देखो आर भी तो कॉन्स्टेंट है, चाहे इस पॉइंट से डिस्टेंस लो, 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 आर तो कांस्टेंट है, तो आर भी तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा, डी एल, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब तो ये पूरा हमें क्या मिल जाएगा, एल लेंथ मिल जाएगा डी एल इंटीग्रेट करने पे। तो बी हमारा क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर एल। आपको दिख रहा है? अच्छा अब ध्यान दो, देखो थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ रखा होगा, यस सर हमने तो पढ़ा है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर का लेंथ यहाँ कितना दिया हुआ है, एल दिया है, रेडियस यहाँ कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, दिख रहा है? तो एल क्या हो जाएगा यहाँ से, एल इज इक्वल टू सर थीटा आर होगा, हो रहा है? तो देखो हम वहाँ पर थीटा आर रख रहे हैं एल की जगह, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ पे थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिलती है सर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई थीटा अपॉन आर। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो यहाँ पे जो थीटा है हम रेडियन में रखेंगे, अब देखो यहाँ थीटा कुछ भी रखो, मान लो अगर मैं यहाँ थीटा 360 रख रहा हूँ, ठीक है, तो 360 तो हम डिग्री में रख नहीं सकते, तो 360 को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको पता होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री होता है, तो 360 इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 360। क्लियर है? यहाँ 2 पाई आएगा, तो 360 अगर मान लो यहाँ पर अगर थीटा हमारा ये पूरा ऐसे घूम के होता, मतलब ये सर्कल अगर हमारा कंप्लीट होता, दिख रहे हो आप लोग? मैं इधर कर देता हूँ इसको, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर आर कट गया था, चल तो देखो थीटा ये था, मैं पूरा अगर थीटा ये कंप्लीट ले लूँ तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 360 होगी, तो यहाँ पे 360 डिग्री रख नहीं सकते, हमको रेडियन में रखना है, तो 360 का मतलब 2 पाई रखेंगे। तो देखो b क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई 2 पाई अपॉन 4 पाई आर, पाई से पाई 2 से 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, तो देख रहे हो रिजल्ट सेम आ रहा है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर जब हमने कंप्लीट लूप का निकाला था, और इससे भी देखो थीटा की जब हमने 2 पाई रखा यानी 360 रख रखा, तब भी हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आया। मतलब ये एक जनरल केस हो गया, अगर तुम इसको लर्न कर लेते हो ये फॉर्मूला, रुको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ये जनरल। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखते जाओ, जैसे अगर कंप्लीट लूप है तो थीटा 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री, सेमी सर्कुलर लूप है तो थीटा तुम्हारा पाई हो जाएगा। क्लियर है? कुछ भी रख सकते हो, थीटा अगर 60 डिग्री रखना हो तो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो जो भी तुम रखोगे तुमको मिल जाएगा, ये एक जनरल केस हो गया। अब इसमें थीटा की वैल्यू रख के तुम स्पेशल केसेस निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इसको तुम अगर चाहो तो लर्न कर लेना, ये न्यूमेरिकल में ज़्यादा मदद करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? और डायरेक्शन वैसे ही निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब होगा, जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी डायरेक्शन में फिंगर का टिप होगा, पाम जिधर दिखाएगा उधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कोई दिक्कत?
चलो आगे बढ़े। सर कितना रफ करना पड़ता है यार। क्या बात है सर, लाल पीला हरा नीला सब हो गया है। चलो आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है ये। पहला क्वेश्चन कुछ ये है कि ये एक है सर्कुलर लूप और ये एक है सर्कुलर लूप। ठीक है, देखो इसमें I1 है और इसमें I1 है कि I ले ले, I ले ले रहे हैं, मान लो हम दोनों में I ले ले रहे हैं और इसमें I इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये पॉइंट है P। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो R1 है और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो R2 है। क्लियर है। अब पॉइंट P पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत ईजी है सर। तो देखो सर्कुलर लूप के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, सब म्यू नॉट I अपॉन 2R था। बहुत अच्छे, सब म्यू नॉट I अपॉन 2R था। तो बताओ जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा सर, मान लो इसको 1 और इसको मान लो 2, तो B1 के लिए जो आएगा म्यू नॉट तो दोनों के लिए सेम है, I भी उसका ये है, उसका 2 हो गया क्या 2 ही रहेगा भाई। और R जो है बड़े वाले सर्कल का वो कितना हो गया R1। क्लियर हो रहा है। B2 क्या हो जाएगा हमारा इस पॉइंट पर म्यू नॉट I अपॉन 2R2। क्लियर है। अब देखो डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, डायरेक्शन से पता चल जाएगा सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है। क्लियर है। ये करंट है, ठीक है, कैसे करा, अच्छा ऐसे देखो ये करंट है, बड़े वाले लूप का देख रहे हैं, करंट है, पॉइंट P है, तो डायरेक्शन क्या होगी इनवर्ड होगी। इस बड़े वाले के लिए अंदर की ओर है, छोटे वाले का देख लो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन ये है, पॉइंट P ये है, आउटवर्ड है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो अगर तुमको क्लियर नहीं होता कौन बड़ा है, मान लो तुमने B1 माइनस B2 कर दिया या B2 माइनस B1 किया है। जिस केस में अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब तुमने जिसको बड़ा माना है वही बड़ा था, और अगर तुमने सब्ट्रैक्ट किया और जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब जिसको तुमने बड़ा माना था वो छोटा है और जिसको छोटा माना था वो बड़ा है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, तुमको नेट B नेट मिल जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, करते रहो तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, कुछ इस तरह का फिगर बना है, फिगर तो खूबसूरत लग रहा है, पता नहीं क्वेश्चन कैसा है। सर क्वेश्चन भी खूबसूरत होगा। अच्छा क्वेश्चन कैसे खूबसूरत हुआ भाई, फेयर लवली लगाता है क्या ये हमारा हो गया I, यहाँ करंट भी I होगा तो यहाँ करंट भी I होगा। करंट सिर्फ I क्यों है, जाई क्यों नहीं है ठीक है। अच्छा ये पॉइंट P है हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, सर दूसरे कलम से शो करिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का R1 है और यहाँ से यहाँ तक का R2 है। अब देखो ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर लूप है, ये भी एक सेमी सर्कुलर लूप है, ये भी तो वायर है,
ये भी तो वायर है। ये कैसा वायर है सर? ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। तो क्या इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आना चाहिए? हाँ सर, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। चलो तो सब चीज़ का देखेंगे। हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं, ये 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया। अब 1 की वजह से क्या होगा, तो B1 इज इक्वल टू, सर सेमी सर्कुलर का तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 4R। क्लियर है? तो बड़े वाले के लिए जो रेडियस है वो कितना है, R2 है। तो सर यहाँ पे हो जाएगा R2। क्लियर है? अच्छा, अब सर इसकी वजह से जो होगा वो होगा सर B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4R1। दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब ध्यान दो, जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है तो उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एक एंड को ज्वाइन करेंगे P से और उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उनके बीच का एंगल लेंगे, वो φ1 होगा। दूसरे एंड को ज्वाइन करेंगे P से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा φ2 होगा। ठीक है? उसके बाद हम फार्मूला लगा देते हैं कि सर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। एक केस मैंने कराया था, उस केस में मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वायर का जो करंट है उसके अलॉन्ग अगर है पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट अगर जिस डायरेक्शन में करंट है वायर के उस डायरेक्शन के अलॉन्ग है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से 0 होगा। मैंने एक केस इस तरह का करा रखा था। देखो मैंने ऐसे कुछ केस दिया था, ये पॉइंट P था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो A था। तो मैंने बताया था कि देखो यहाँ से यहाँ और इस A इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, मतलब φ20 है, φ20 है। उसी तरह इस एंड से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का एंगल भी 0 है, तो φ1 भी 0 है। तो साइन φ1 प्लस साइन φ2 0 हो गया, और इस 0 का मल्टीप्लिकेशन जब पूरे में होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई पॉइंट P जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही अगर है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है उस करंट कैरिंग वायर की वजह से। क्लियर है? तो उसका यहाँ यूज़ करेंगे। देखो ये पॉइंट P जो है इसी जो करंट कैरिंग वायर है उसके करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो B2 जो है तुम्हारा 0, इसी तरह B4 भी 0 हो जाएगा। देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, करंट की डायरेक्शन ये है और इसी करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही तो पॉइंट P है, तो B4 भी 0 हो जाएगा। ठीक है? अब चेक करते हैं नेट ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है। देखो 1 में करंट P की डायरेक्शन, फिंगर टिप P की डायरेक्शन में करंट ये, पाम किधर दिखा रहा है, आउटवर्ड, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है। थर्ड के लिए देखो करंट की डायरेक्शन इधर, पॉइंट P, पाम किधर है, इनवर्ड, तो इसकी वजह से इनवर्ड है। तो जो B नेट होगा उसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको करना है, ये भी होमवर्क है आपका। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ड्रॉ कर लेते हैं रेड पेन से कि ग्रीन से। रेड से करेंगे सर, मेरा फेवरेट है। चलो देखो अगला क्वेश्चन कुछ ये है, ठीक है, दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। देखो निकालना किस पे है, ठीक है, ये हमारा है पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इस वायर के लिए निकालना है। देखो I यहाँ ये हो गया तो I ऐसे होगा, तो यहाँ I ऐसे हो जाएगा, तो सर I यहाँ I ऐसे हो गया, इस पॉइंट P पर निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें दो है हमारा, एक तो है लूप, सेमी सर्कुलर लूप, ये भी सेमी सर्कुलर लूप, और एक ये है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं। मान लो इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको देते हैं नंबर 2, इसको देते हैं नंबर 3, इसको देते हैं नंबर 4। ठीक है सर, 4 बनाइए, 4। ठीक है, अब देखो B1 क्या होगा हमारा, पहले तो इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से इस पर कितना आएगा, मान लो कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, रेडियस। देखो रेडियस नहीं दिया मैंने, ये मान लो R1 है
और ये मान लो R2 है। क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से इस पॉइंट पे जो आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपान 4R1 B1। क्लियर है? R1 रेडियस है, सेमी सर्कुलर फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अब B2 क्या होगा हमारा, तो सर B2 तो 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि सर जो पॉइंट P है वो करंट जो फ्लो कर रहा है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग ही तो है, तो उसकी वजह से इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। क्लियर है? इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा क्योंकि ये P पॉइंट इस करंट कैरिंग वायर की करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग है। इसी तरह इस करंट कैरिंग वायर के करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग भी ये पॉइंट P है, तो इसकी वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर नहीं लगेगा। तो सर B4 भी तो 0 हो गया। बिल्कुल। तो B3 क्या होगा सर? B3 तो निकाल लेंगे, म्यू नॉट I अपान 4R2। क्लियर है? अब डायरेक्शन देख लेते हैं, पता चल जाएगा B नेट ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो करंट की डायरेक्शन हम 1 के लिए देख रहे हैं, करंट की डायरेक्शन आगे है, P की तरफ फिंगर का टिप है, पाम अंदर दिखा रहा है, तो इसकी वजह से इनवर्ड होगा। इसमें देखो करंट की डायरेक्शन इधर है, P की तरफ हमने फिंगरप्रिंट कर P की तरफ हमने फिंगर टिप कर दिया है, तो जो पाम है उसमें से हमारा निकल रहा है बाहर की ओर, तो इसकी वजह से आएगा करंट, इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी B नेट हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। क्या आपको करना है? वर्क। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो। सर इसको भी इरेज कर दीजिए सर, तब से पड़ा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा चलो, सेमी इनफाइनाइट वायर का एक बार याद कर लेते हैं क्या था। देखो सेमी इनफाइनाइट वायर क्या था, मान लो इधर इनफाइनाइट जा रहा है, ये पॉइंट P है। ठीक है, इसका एक केस है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो ये A है। ठीक है, अब देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, तो फॉर्मूला होता था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये हमारा फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब साइन φ1 क्या लेते थे, एक एंड जब हम लोग ज्वाइन करते थे पॉइंट P से और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का एंगल होता है। अब देखो ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट एंड को जब पॉइंट P से ज्वाइन करें कितना एंगल बनाएगा वो, 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि एक पैरेलल लाइन बनेगी और पैरेलल लाइन मीट्स एट इन्फिनिटी। क्लियर है? और जो दूसरा एंड है उसको जब ज्वाइन किए पॉइंट P से और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P, उनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो यानी यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे 0 क्यों बन रहा है? देखो ये एंड जो है इस पॉइंट P से मिला है और यही एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पॉइंट P पे पड़ा है। और क्लियरली देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा समझो। देखो मान लो अगर पॉइंट P यहाँ होता तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता और इसको ज्वाइन करते तो ये हमारा φ2 होता। इसको ऊपर ले चलो, φ2 पहले यहाँ था, अब φ2 को यहाँ से ज्वाइन करेंगे, एंगल कम होगा, φ2 को और क्लोज ज्वाइन करेंगे, एंगल कम होगा, करते 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 इसी लाइन पे ज्वाइन कर दिए, तो एंगल दोनों के बीच में क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन और ये एक एंड और उसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 हो गया। तो वही तो वहाँ पे है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा B यहाँ से क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई AE साइन φ1 90 का मतलब 1 0, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A, जहाँ पे A जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से पॉइंट P का। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आगे क्वेश्चन थोड़ा इसी पे है कुछ। सर इसको क्यों पढ़ाया आपने? सर पिछले क्लास में तो पढ़ाया था आपने। अरे बेटा पढ़ाया इसलिए कि थोड़ा रिवाइज हो जाए ताकि अगला क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें इस्तेमाल कर पाओ आने वाले क्वेश्चंस में, वरना कहोगे सर हम तो पिछले लेक्चर में पढ़े थे
अब भूल गए सर, हमको कुछ याद नहीं है, फिर से बताइए। तो बता तो दिए, ठीक है। अब देखो फिगर कुछ इस तरह से बना है। इसका एक एंड इनफाइनाइट, इसका भी इनफाइनाइट, ठीक है। सर्कुलर लूप है, यहाँ से इसका रेडियस क्या लिया है, ए लिया है। करंट देखो इसमें आई, तो यहाँ भी आई, तो यहाँ भी आई। अच्छा देखो, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसका एक एंड इनफाइनाइट है और एक एंड यहाँ पर है। इसी तरह ये भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसका एक एंड इनफाइनाइट और एक एंड यहाँ पर है। और ये एक सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है। क्लियर है? अच्छा सर, इसीलिए आप ये वाला पिछले में बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज़ है। हाँ, मैं इसीलिए बताया हूँ। तो चलो, अब इन तीनों के लिए हमें इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कर देते हैं पहले हम, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 2 और ये हो गया हमारा नंबर 3, ठीक है। अब देखो नंबर 1 की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा सर? कुछ नहीं आएगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो पॉइंट है ये इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही तो आ रहा है। वेरी गुड। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ये पॉइंट O है, इसीलिए इस पॉइंट O पर इस वायर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, मतलब B1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से इस पॉइंट पर क्या आएगा उसको निकाल लेते हैं सर। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन सर 4, और R होता है, और R जो है वो A ही तो है, चाहे A यहाँ से लें, यहाँ से लें, यहाँ से लें, यहाँ से लें, ये A इस सेमी सर्कुलर का लूप रेडियस ही तो है, तो सर 4A हो जाएगा। वेरी गुड। अब बताओ इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या इस पर आएगा कोई मैग्नेटिक फील्ड? हाँ आएगा सर। क्यों? क्योंकि सर ये पॉइंट तो अब इसके अलॉन्ग नहीं आ रहा है। चलो, तो ये वही पिछला वाला केस हो गया, किसका? सेमी सर्कुलर, सेमी इनफाइनाइट वायर का, सॉरी, सेमी इनफाइनाइट वायर का ही ये केस है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? तो उसमें हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A, यही हमने फॉर्मूला निकाला था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर रख देंगे। क्लियर है? A जो है वही रहेगा, A परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वहाँ पर I की वैल्यू I है। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 0 डिग्री है, तो साइन 91 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, वहाँ से तुम्हारा B3 निकल जाएगा। उसके बाद तुमको नेट निकालना होगा, तो तुम नेट ऐड कर सकते हो। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन ये है, पॉइंट O की डायरेक्शन ये है, इस वायर की वजह से इनवर्ट जा रहा है। उसमें देखो करंट की डायरेक्शन वो है, O की डायरेक्शन ये है, उसकी वजह से भी इनवर्ट जा रहा है, मतलब दोनों B नेट जो है B3 भी निकालोगे और B नेट भी निकालोगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और बच्चों बिस्किट खाओगे यार, भूख लग गई यार, बोलते बोलते हमको भी। तो देखो अगला क्वेश्चन ये दिया है कि देखो इस तरह से, इस तरह से क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट O है, ये होमवर्क है तुम्हारा। ये इनफाइनाइट इधर से भी है, इनफाइनाइट इधर से भी है। मान लो करंट I है ये, तो यहाँ भी करंट I होगा, तो यहाँ भी करंट I होगा, ठीक है। मान लो ये A है, तो ये भी A होगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट O पर ये एक क्वाड्रेंट है, दिख रहा है तुमको? इसकी वजह से, इस स्ट्रेट लाइन की वजह से और इस स्ट्रेट लाइन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तुमको निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा 3D में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा z एक्सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसे दिया इसमें।
यहाँ पे करंट आई आ रहा है तो इसमें भी करंट ऐसे आई आ रहा होगा, तो इसमें करंट ऐसे आई आ रहा होगा, तो यहाँ से ये पूरा एक सिस्टम है, देख रहे हो, जिसमें से दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और एक सेमी सर्कुलर लूप है। और ये पॉइंट हमारा O है, यहाँ से डिस्टेंस A है। देखो ये सेमी सर्कुलर लग नहीं रहा है, बड़ा हो गया जैसे लग रहा है, ठीक है, चलो काफ़ी अच्छा। ये A है, ये रेडियस है सेमी सर्कुलर का भी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब देखो ये जो सेमी सर्कुलर लूप रखा है, ये रखा है XY प्लेन में, समझ पा रहे हो? ये इस तरह से, मान लो अगर ये बोर्ड XY प्लेन का है तो XY प्लेन में इस तरह से है, और ये जो दोनों है वो ऐसे करके निकल रहे हैं, ऐसे करके Z में दिख रहा है। ये Y है, X है, तो सेमी सर्कुलर लूप उसमें कुछ इस तरह से है, और ये जो दोनों स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैं ये इस तरह से निकल रहे हैं। क्लियर है? तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक सर्कुलर लूप है इसकी वजह से। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो डिस्टेंस क्या है, अच्छा ये लग रहा है कि ये जो है और ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा है, पर तुम जानते हो, देखो ये Y है, ये X है, तो Z ऐसे आता है, Z और X में भी 90 बनता है, Z और Y में भी 90 बनता है। देखो ये यहाँ पर क्या है, ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस, और ये हो गया Z एक्सिस। तो देखो Z और X में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये X एक्सिस है, ये Z है, तो उनके बीच में एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब इस पॉइंट से इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये A होगा। क्लियर है? और ये इधर कितना जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो हमारा जो इस स्ट्रेट का, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो B1 जो हो जाएगा उसके पास क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? यही होगा। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पे, तो देखो ये भी Z एक्सिस के पैरेलल ही तो है, दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी इस X एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। फील कर पा रहे हो? देखो ये X एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो अगर हम यहाँ रखें या यहाँ रखें, एंगल तो 90 डिग्री होगा ना X और इस लाइन में। तो एक वायर यहाँ पे है जो प्रॉपर Z एक्सिस से पास कर रहा है, और एक लाइन Z एक्सिस से शिफ्टेड है, लेकिन वो भी पैरेलल है Z एक्सिस के, तो वो भी X एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो रहा है? 3D में सोचने की कोशिश करो। ये बोर्ड अगर XY प्लेन है तो Z इसमें से बाहर ऐसे आ रहा होगा, और वो परपेंडिकुलर होगा X एक्सिस के भी और परपेंडिकुलर होगा Y एक्सिस के भी। तो ये वायर भी 90 डिग्री बना रहा होगा X एक्सिस से, और इस एक एंड से इस O पॉइंट जहाँ पे निकालना है उसका भी डिस्टेंस क्या होगा, A होगा। तो इसकी वजह से भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट I/4 पाई A। क्लियर हो रहा है? एक और अच्छा बना देता हूँ, सुंदर सुंदर A, ठीक है। अब देखो इस सर्कुलर लूप ये किस में है, XY प्लेन में है, तो इसकी वजह से अगर निकालना हो तो देखो रेडियस A है, तो इजी है, B2 हमने पढ़ा है, म्यू नॉट I/4A। क्लियर हो गया? सेमी सर्कुलर लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। अब इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का, ठीक है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन एक्चुअली क्या होता है, देखो जब हम वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं बायो सावर्ट लॉ का, तो क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/dl क्रॉस R अपॉन R³ लिखते हैं। तो डायरेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, ये दोनों है। क्लियर है? अच्छा एक चीज और जानते हो, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, किन्हीं भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक तीसरा नया वेक्टर देता है, ये भी क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो नया वेक्टर आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, उस प्लेन के जिसमें ये दोनों वेक्टर रखे हुए हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक नया तीसरा वेक्टर मिलता है, और उस तीसरे वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, उस प्लेन के जिसमें वो दोनों वेक्टर रखे हुए हैं जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो समझने की कोशिश करो, मेरा अंगूठा जो है वो Z एक्सिस नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो देखो
ये वाई एक्सिस ले लेते बोर्ड का, ये एक्स एक्सिस ले लेते बोर्ड का, नेगेटिव जेड एक्सिस बोर्ड के अंदर जा रहा होगा और पॉजिटिव जेड एक्सिस बोर्ड के बाहर आ रहा होगा। तो आई की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस है। देखो मैं नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस का अंदर बोर्ड की तरफ जा रहा है, अंगूठा कर लिया। पी पॉइंट कहाँ है, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे है, दिख रहा है, नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस की तरफ मेरा अंगूठा है क्योंकि करंट की डायरेक्शन है। पी पॉइंट कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, क्लियर है। पाम किधर दिखा रहा है, नीचे की ओर, नीचे कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव आई एक्सिस है, दिख रहा है तुम लोग को। तो इसकी वजह से, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव आई एक्सिस, यानी माइनस का जे यानी 1। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गया, हम लिख दे रहे हैं यहीं पे माइनस का जे, देखो स्पेसिफाई कर दिया। जे कैप वाई एक्सिस के लिए होता है, अगर प्लस जे है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस जे है तो नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर है। इसकी वजह से देख लो करंट की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, दिख रहा है। इस बोर्ड से बाहर पॉजिटिव आ रहा है, बोर्ड के अंदर नेगेटिव जेड एक्सिस जा रहा है। देखो करंट की डायरेक्शन फील करो, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। पॉइंट ओ कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो फिंगर का टिप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस, पाम की डायरेक्शन प्लस वाई में है, वाई एक्सिस दिख रहा है, ऊपर की ओर क्या है हमारा वाई है, पॉजिटिव वाई है। तो B3 क्या लिखेंगे, प्लस का जे कैप, क्लियर हो रहा है। अब 2 की वजह से आओ, देखो इसकी वजह से मान लो इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे मान लो हमारा जो करंट है इस पॉइंट पे, तो करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या, देखो ये एक्स वाई प्लेन में रखा है, मतलब इसी प्लेन में है, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है। पॉइंट ओ की डायरेक्शन कहाँ है, अब यहां से अगर देखोगे तो पॉइंट ओ की डायरेक्शन क्या दिखेगी, नेगेटिव जेड में नहीं, नेगेटिव वाई में। वाई कहाँ है, नीचे। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई की डायरेक्शन नीचे। पाम किधर दिखा रहा है, बोर्ड के अंदर की ओर। तो बोर्ड के अंदर क्या है हमारा, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो नेगेटिव जेड एक्सिस का मतलब माइनस का के कैप। अब बी नेट निकालना हो तो बी नेट के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, बी नेट वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। अच्छा देखो अब हमने जहां डायरेक्शन स्पेसिफाई किया ये वेक्टर हो गया, यहां डायरेक्शन स्पेसिफाई किया ये वेक्टर हो गया, यहां डायरेक्शन स्पेसिफाई किया ये वेक्टर हो गया, क्लियर है। फील कर पा रहे हो 3D को, फिगर को मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखो वेक्टर एडिशन जब कर रहे हैं हम तो बी नेट, तो जब यहां पे वेक्टर एडिशन करना है तो सिंपल वेक्टर्स की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए माइनस का जे कैप, ठीक है, प्लस B2 क्या हमारा, B2 देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4a माइनस का के कैप प्लस P3 हमारा क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a प्लस का जे कैप, दिख रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम जे को इसके में ऐड कर देंगे ना, नहीं कर सकते। जे को जे में ही ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, के को के में ही सब्ट्रैक्ट ऐड किया जा सकता है, आई को आई में ही सब्ट्रैक्ट ऐड किया जा सकता है। अगर ए आई कैप है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो, अगर ए आई कैप है प्लस बी जे कैप है प्लस सी के कैप है, ठीक है, तो उसको अगर ऐड करना होगा तो अगला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो x को ही a में ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों आई कैप वेक्टर है, y को ही b में ऐड कर सकते हैं, z को ही c में ऐड कर सकते हैं, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि a को हम y में ऐड कर देना, y कैप है और j कैप है, क्लियर है। तो ये हमारा आ गया b नेट। तुम चाहो तो इनको सॉल्व कर सकते हो, ये माइनस साइन बाहर भी आ जाता है, प्लस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, इसको कुछ ऐसे छोड़ना पड़ेगा। और जब बी नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करोगे,
अंडर रूट में इसका स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर है? ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर वेक्टर नहीं फील हो रहा होगा तो कोई नहीं, पढ़ाई करो, वेक्टर के बारे में थोड़ा जानो, पढ़ो। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो वेक्टर पे मैं आधे घंटा एक सेशन लेकर आ जाता हूँ, उसमें मैं पूरा वेक्टर क्लियर कर दूंगा जो फिजिक्स में यूज़ होने वाला है। ठीक है? फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ। अब एक होमवर्क इसी में तुम करोगे। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। ठीक है? इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? देखो ऐसे ऐसे है और ये ऐसे है। क्लियर है? करंट ये आई है तो यहाँ भी आई होगा, ये यहाँ आई होगा, ये यहाँ आई होगा। ये पॉइंट O है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है। ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है। फील कर पा रहे हो? ये वाई में है, एक वायर रखा है, वाई एक्सिस का है, एक यहाँ वायर रखा हुआ है। ये एरो दिखा रहा है कि इनफाइनाइट एक साइड है, ये वायर भी इनफाइनाइट है, एक साइड एक्स एक्सिस में है। और अब जो ये सेमी सर्कुलर लूप रखा है ये एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है। क्लियर है? तो तुमको इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है। चलो ये होमवर्क है तुम्हारा।